अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम यूरोपियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। फ्रांस में 1789 में इनकलाब आया था। फ्रांस was one of the richest and most powerful nation of the Europe. The French people were enjoying more political freedom and lower incidence of arbitrary punishment than any other European country. Serfdom had been practically abolished in France. Then why revolution occurred in France? फ्रांस में क्यों इनकलाब आया? वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर फ्रांस में इनकलाब आया? आज हम इस वीडियो में वो वजूहात पढ़ेंगे। पॉलिटिकल काज। पॉलिटिकल काज में पहला है इनकम्पिटेंट मोनार्क्स। मोनार्की उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें किंग यानी बादशाह के वफात के बाद उसका बेटा बादशाह बन जाता है। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बाप के बाद बेटा बादशाह बन जाता है। फ्रांस में जो मोनार्की थी वो इनकम्पिटेंट थी, वो नाअहल थी, क्योंकि वो सिर्फ किसानों, मजदूरों और दूसरे मेहनतकश लोगों पर टैक्स लगा देती, जबकि जो नोबल्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन पर टैक्स लगाने का सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी वजह, फ्रांस के जो मोनार्क थे वो अय्याश थे। अगर हम किंग लुइस 16 की बात करें तो उसकी ऑस्ट्रिया की शहजादी के साथ शादी हुई थी। उस शहजादी का नाम मारिया एंटोनेटी थी। फ्रांस उस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि मारिया एंटोनेटी जो थी, she was spending money on her players. She had no concern about the condition of the people. पॉलिटिकल काज में दूसरा फैक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट। तमाम तर इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। फ्रांस के तमाम तर फैसले शाही दरबार में हुआ करते थे। फैसले वक्त पर न होने की वजह से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उस पर काम बंद हो जाता था, जिससे लोकल लोगों को गुस्सा भी आ जाता था और वो हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ना लाते। In short, administrative system of the country was not satisfactory. तीसरा फैक्टर है नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। उस वक्त फ्रांस में कोई असेंबली नहीं थी जो लोगों की तर्जुमानी करे। बादशाह और इसके वजीरों को लोगों की हालत का पता नहीं था। ये थी पॉलिटिकल काजेस। सोशल काज। The most important cause of French Revolution was the social cause. French society was a society of estate. फ्रांस में 3 estate थे, यानी सोसाइटी 3 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। First estate was clergy. Those people who worked in the church is called clergy. Second state was nobility. Those people who are aristocrats are the friends of king and queen. Third state was peasants and bourgeois. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थी। क्लर्जी की टोटल आबादी 3,50,000 थी, जो आबादी की 2% बनती थी। ये लोग टैक्स नहीं देते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थी। ये जो कि बादशाह के खास लोग हुआ करते थे, इसकी टोटल आबादी 1.5 लाख थी और ये लोग टैक्स अदा करने से बरी जिम्मा थे। थर्ड स्टेट में किसान, नौकर या जो छोटे कारोबार वाले लोग थे वो शामिल है। इसकी टोटल आबादी 2,30,00,000 थी और ये हर किस्म की टैक्स अदा करने के पाबंद थे। इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में पहला फैक्टर है ट्रिपल टैक्सेशन। ट्रिपल टैक्सेशन का मतलब है कि जो आम लोग थे वो 3 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स अदा करते थे।
चर्च को जो टैक्स अदा करते थे उसको ताइती या उशर के नाम से जाना जाता है। ये उशर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 10वां हिस्सा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के 10वें हिस्से को चर्च एज अ टैक्स लेता था। नोबिलिटी को जो टैक्स देते थे वो इनकम का 15% हुआ करता था। किंग 2 किस्म की टैक्स लेता था। एक था डायरेक्ट टैक्स जो रोड टैक्स, लैंड टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी वगैरह। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में साल्ट टैक्स हुआ करता था। साल्ट टैक्स का मतलब ये था कि फ्रांस का हर शहरी हर साल 10 केजी का नमक खरीदेगा। ट्रिपल टैक्सेशन एक किस्म का गैर मुनसिफाना तकसीम था। मतलब क्लर्जी, नोबिलिटी ये टैक्स नहीं देते थे, जबकि जो थर्ड इस्टेट थी मतलब गरीब नादार लोग, उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। इकोनॉमिक कास्ट का दूसरा फैक्टर है फेल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1774 से 1789 तक फ्रांस में 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए। इन तमाम फाइनेंस मिनिस्टर ने अलग अलग रिफॉर्म्स अपने साथ लाए, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम हुए। तीसरा फैक्टर है लोन्स। किंग लुइस 15 के दौर में फ्रांस ने 3 जंगें लड़ी, जिसकी वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत के पास अखराजात पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज ली, लोन्स ली, और वो लोन्स एक ऐसी हद तक पहुंच गया था कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने के सिवा कोई दूसरा मंसूबा ही नहीं था। अब आप खुद सोचिए कि पहले भी लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया है, अब मजीद लगाया, तो मजीद लगाने से लोगों ने बगावत शुरू की। इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज में पहला है फिलोसफर्स रोल। द राइटिंग्स ऑफ द फिलोसफर्स had a tremendous influence on the minds of the people and created a revolutionary awakening in their minds and formed the intellectual creed of the French Revolution. The ideas of the philosophers gained popularity among people. Philosophers gave various ideas regarding freedom, equality, and equal opportunities for all become popular in the society. The common man was now convinced that the church and state had made an unholy alliance to exploit him, and so both of them should be revolutionized. Spinoza. Spinoza डच फिलोसफर थे और नेचुरल रिलीजन चाहते थे और मजहब के नाम पर जंग करने से नफरत करते थे। लेबनिज जर्मन फिलोसफर थे और मजहब और रियासत को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे। वोल्टायरे फ्रेंच फिलोसफर थे और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे और खुद को किसानों का दोस्त समझते थे। रूसो भी फ्रेंच फिलोसफर थे और सिविल रिलीजन का कयाम चाहते थे। हॉब्स और लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की कंसेप्ट दी, जिसको रूसो ने मॉडिफाई किया। रूसो सेड, sovereignty of the state depends on the will of the people, not on the divine rights of the king or the theory of force. Summary of today's lecture. हमने क्या पढ़ा? काजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला काज था पॉलिटिकल काज, इसमें हमने इनकम्पिटेंट मोनार्क्स पढ़ी, असेंबली, स्टेट जनरल, लेकिन इसकी इजलास 1614 के बाद नहीं हुई थी, तो एक्चुअली देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। सेकंड इज सोशल काज। सोसाइटी की 3 डिविजन्स थी। फर्स्ट स्टेट इज क्लर्जी, सेकंड स्टेट इज नोबिलिटी, थर्ड स्टेट इज पीजेंट्स एंड बोर्जुआज। थर्ड इज इकोनॉमिक काज। इकोनॉमिक काज में हमने ट्रिपल टैक्सेशन,
फेल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लोन्स पढ़ी। इंटेलेक्चुअल काज में हमने फिलोसफर्स रोल, फिर स्पिनोजा, लेबनिट्स, वोल्टायरे, जॉन जे रूसो, हॉब्स और लॉक को पढ़ा। Guys, if you have any question, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.